नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कभी कहा जाता था कि आतंकवाद गरीबी और अशिक्षा से जन्म लेता है। राह से भटके नौजवान तंग आकर आतंकवाद का सहारा लेते हैं, लेकिन लाल किला ब्लास्ट के बाद यह मिथक अब पूरी तरह टूट चुका है। इस ब्लास्ट के पीछे जिनके चेहरे सामने आए हैं, उन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट्स ने यह साबित किया है कि आतंकवादी सोच या आतंकी विचारधारा को अपनाने में शिक्षा कोई दीवार नहीं होती, बल्कि कई बार अब यह शिक्षा ही उनका हथियार बन जाती है। पढ़े लिखे डिग्रीधारी टेक सावी नौजवान भी आतंकवादी हो सकते हैं और जान बचाने वाले डॉक्टर भी। आतंकवाद का डॉक्टर मॉड्यूल देखकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया हैरान है। मास्टरमाइंड डॉक्टर, साजिशकर्ता डॉक्टर, साजिश के मददगार डॉक्टर, बम विस्फोट में खुद को उड़ा लेने वाला डॉक्टर। इनमें से न कोई समाज में वंचित था, न शोषित था और न ही किसी के साथ कोई अन्याय हुआ था और न ही इनमें कोई गरीब था। सब के सब उच्च शिक्षा प्राप्त प्रोफेशनल्स। लेकिन काम देखिए, बम ब्लास्ट में निर्दोषों की जान लेना, वो भी एक रेडिकल थॉट से ग्रसित होकर। उसको इस हद तक रेडिकलाइज करना कि वो अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए, तो ये दिखाता है कि किस तरह से, किस लेवल का रेडिकलाइजेशन हमारे देश में हो रहा है। इनके पास से लोगों की जान बचाने के नुस्खे मिलने चाहिए थे, लेकिन इनके पास से मिल रहे हैं बारूदों के ढेर, मौत बांटने की साजिशों के चिट्ठे। लोग सिर्फ काम पैसे के लिए करते हैं या बिकॉज उनको फुसला दिया जाता है। ये लोग सोच समझकर अपने आप को और बड़ा करने के लिए, अपने मशहूरियत के लिए करते हैं। इनके जिस्मों पर डॉक्टर का लिबास था, लेकिन ये तैयार कर रहे थे सैकड़ों हजारों लोगों की जान लेने के केमिकल। आखिर कहां जाकर रुकेगा आतंकवाद का ये सिलसिला? पढ़े लिखे लोग जब कट्टरपंथी विचारधारा के चलते लोगों की जान लेंगे, तो कब तक टिकेगा समाज में विश्वास का बंधन? लाल किला ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके के बाद 9 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। आखिर क्यों और कैसे तैयार की जा रही है आतंकवाद की ये नई पौध? एक के बाद एक डॉक्टर, 8 अलग अलग शहर, मकसद एक, भारत में मेडिकल पेशे की आड़ में आतंकी तंत्र को खड़ा करना और बम धमाके से दहला देने की साजिश किस तरीके से रची गई थी, किस तरीके से बुनी गई थी, अभी भी पड़ताल के जरिए इसके अलग अलग पहलू सामने आते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाल किले के सामने खड़ी एक कार में हुआ भयानक धमाका, और अब उसी धमाके ने उजागर कर दी है एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की साजिश। एक बच्चा जो कश्मीर घाटी से है, जो जिसका सारी जिंदगी का एम्बिशन होता है डॉक्टर बनना, वो डॉक्टर बनता है और पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, फिर किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, और फिर भी वो अपने ही देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने ही देश को के खिलाफ काम करने के लिए तैयार है। तो ये इसकी गहराई में जाने की जरूरत है और उस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। जांच में जो नाम सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर, प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज के लोग, जिनका काम जिंदगी देना था, अब उन्हीं पर आतंकी मशीनरी का हिस्सा बनने का आरोप है। दस नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के लाल किले के सामने धमाका हुआ। कार आग के गोले में और आसपास के लोग लाश में बदल गए। जांच शुरू हुई तो नाम आया डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर, उम्र 38 साल, कोयल गांव, पुलवामा का रहने वाला। अल फला यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर था। जिस कार में धमाका हुआ उसे यही चला रहा था। डीएनए जांच में शव की पहचान भी हो गई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि ये तो एक बड़े नेटवर्क की शुरुआत थी। पुलिस ने उमर के परिवार से मां शमीमा बानो, भाई आशिक और जहांगीर को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उन्होंने कहा उन्हें उमर की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उमर के करीबी डॉक्टरों और साथियों ने जांच में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का चेहरा उजागर कर दिया। डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला, उम्र 32 साल,
पुलवामा के बांजू गांव का रहने वाला, श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में डॉक्टर। 11 नवंबर को पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जांच में सामने आया, सज्जाद सिर्फ उमर का दोस्त नहीं था, बल्कि उसकी साजिश का आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का सक्रिय हिस्सा भी था। जो एलिगेशन अभी लग रही है कि वो इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा शक है आपको या कभी ऐसा? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। इतनी गरीबी उनकी माँ ने उठाई है, क्या बताएं। आप किसी से भी मालूम कर सकते हो, पूछ सकते हो गांव में कितनी गरीबी उन्होंने उठाई। हमें तो बस वो गरीबी हमारे जहन में थी। हमने सोचे कि अब कुछ करेगा हमारे लिए, इसे भी जहन में है कि कैसे गरीबी में, कितनी सख्ती में माँ ने पढ़ाया लिखाया। अब ये हमारी होप थी, हमें पता था कमाने वाला खाली वही था। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। दिल्ली ब्लास्ट का लिंक अब लखनऊ तक पहुंच गया। डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार, उम्र 45 साल, लालबाग लखनऊ की रहने वाली, कभी मेडिकल कॉलेज की टॉपर, आज NIA की कस्टडी में। वो कश्मीर के कई स्लीपर नेटवर्क से जुड़ी पाई गई। बताया जा रहा है कि ये जैश सरगना मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी और जैश के महिला विंग जमातुल मोमिनात से जुड़ी हुई है। ये भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। पुलिस को इसकी कार में राइफल मिली थी। डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी और फार्माकोलॉजी एक्सपर्ट भी। डॉक्टर परवेज अंसारी, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसकी बहन डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के बाद वो सीधे शक के घेरे में आ गया। 7 नवंबर को फरार होने की कोशिश की, लेकिन यूपी ATS ने उसे हिरासत में ले लिया। उसकी गाड़ी वही थी जिसमें से AK-47 और पिस्तौल बरामद हुई थी। शाहीन और परवेज की कॉल रिकॉर्डिंग में कोड वर्ड्स और टाइमिंग का खुलासा हुआ। डॉक्टर आदिल अहमद, उम्र 38 साल, काजीगुंड का निवासी। वैसे तो सर्जन हुआ करता था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए रेडिकल नेटवर्क से जुड़ा। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए, पुलिस को लॉकर से AK-47 मिली। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, उम्र 36, गिरफ्तार, कोयल गांव पुलवामा का रहने वाला, काम फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर। 9 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। घर से IED के कंपोनेंट्स और पाकिस्तान से चैटिंग के सबूत मिले। इसकी निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक मिला। पूरे मामले की एक मिसिंग कड़ी है। डॉक्टर निसारुल हसन, फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़ा ये डॉक्टर धमाके के बाद से लापता है। NIA की जांच में सामने आया है कि वो पहले श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में था और 2023 में संदिग्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बर्खास्त हुआ था। उसका ईमेल, फोन रिकॉर्ड्स और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। NIA को उम्मीद है कि उसके पकड़े जाने से पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो सकेगा। उधर गुजरात ATS ने टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 7 नवंबर को हैदराबाद निवासी डॉक्टर मोइनुद्दीन सैयद को पकड़ा गया, जिसने चीन से पढ़ाई की थी। जांच में सामने आया कि वो राइसिन जैसे खतरनाक जहर को बनाने में कामयाब हो गया था। उसने दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ में RSS दफ्तर की रेकी भी कर रखी थी। उसके पास से ग्लॉक और बेरेटा पिस्टल समेत 30 कारतूस मिले। पुलिस के मुताबिक वो ISIS खुरासान के आतंकी अबू खादिम के संपर्क में था। उस पर UAPA और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के साथ पूरा देश हाई अलर्ट पर है। भारत सरकार ने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट को आतंकी घटना माना है। जांच एजेंसियां लगातार इस आतंकी विचारधारा की चेन को बेनकाब करने में जुटी हैं। टेररिज्म की सड़ी हुई मानसिकता का पूरा चैप्टर ही खुलता जा रहा है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो नौजवानों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, आतंक के रास्ते पर ले जा रहे हैं, और कैसे इनके दिमागों में आतंक का वायरस फीड किया जा रहा है? दिल्ली धमाके के बाद अब जो कहानी सामने आई है, उसने सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। डॉक्टरों के सफेद कोट के पीछे छिपी एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एजेंसियों ने लाल किले धमाके से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल 7 लोगों को पकड़ा है। इसमें शोपियां के मौलवी इरफान अहमद को टेरर मॉड्यूल का सरगना माना जा रहा है, जिसने डॉक्टरों को शागिर्द बनाया।
दूसरा मौलवी फरीदाबाद का मौलाना इश्तियाक है, जिसने किराए का कमरा देकर विस्फोटकों का अड्डा बनाने में मदद की। हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। सूत्रों के अनुसार इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद है। मौलवी इरफान अहमद ने अनंतनाग और पुलवामा के 2 डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर नबी को आतंकियों से जोड़ा। इन दोनों के जरिए डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन भी इसी नेटवर्क में शामिल हो गए। कहानी की शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर से, जब श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे। इन पोस्टरों में मौलवी इरफान का नाम आया और फिर जांच की कड़ियां वहीं से जुड़नी शुरू हुई। शम्स ताहिर खान ने भारत में और भारत के बाहर जो आतंक का बदला स्वरूप है उसको लंबे समय से देखा है। शम्स, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ऐसे एजुकेटेड लोग एक टेरर मॉड्यूल में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक के बाद एक जो डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये तबका रेडिकलाइज हो रहा है और टारगेट पर है। सबसे हैरानी की बात तो मेरे लिए खुद है कि ये जो मैंने सारी चीजें देखी हैं, इंजीनियर, बाकी पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, बाकी इंजीनियर भी हैं, इवन पायलट भी हैं जिनको रेडिकलाइज किया गया, ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन एक ऐसा मॉड्यूल या एक ऐसी टीम बनाना जिसमें सिर्फ डॉक्टर शामिल हो, इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? मतलब अभी तक पूरी तरह से क्लियर तो हुआ नहीं कि पीछे की क्या सोच हो सकती है, लेकिन जो बेसिक एक सोच वो यही है कि एक डॉक्टर पर कोई भी कम शक करेगा। डॉक्टर के बारे में हम लोग यही मान के चलते हैं, ये तो जिंदगी बचाने वाले लोग हैं, जिंदगी कैसे ले सकते हैं, तो वहां पे आपकी थॉट लेवल वहां तक जा ही नहीं सकती है। तो ये सबसे इजी, अगर किसी ऑपरेशन को आपको अंजाम देना है तो ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि ऐसे लोगों को चुना जाए जिसपे कोई शक ना करे। तो इसीलिए एक मौलवी जो कि पैरामेडिक भी था, हम बात कर रहे हैं मुजम्मिल की, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद उमर की, हम बात कर रहे हैं आदिल की, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शाहीन की। लेकिन इन सबको हटाकर अगर आप देखें जो मेन सेंटर में है, जिस शख्स ने शायद इस मॉड्यूल की बुनियाद रखी, वो है ये मौलाना मोहम्मद इरफान। तीसरी जमात तक पढ़ा, तीसरी क्लास तक, सिर्फ तीसरी क्लास तक। इसके बाद इसने मुफ्ती की पढ़ाई की, उसके बाद देवबंद गया, वहां से जो मुफ्ती वाली पूरी पढ़ाई होती है वो सीखी। अब तीसरी क्लास तक पढ़ा हुआ एक शख्स MBBS और MD, टॉपर भी हैं जो नीट के या CPMT के। डॉक्टर शाहीन CPMT की टॉपर रही थी, जो प्री एग्जाम होता है मेडिकल का। अब ये सब MBBS हैं, MD हैं, तो तीसरी क्लास पढ़ा हुआ एक शख्स MBBS और MD जैसे स्टूडेंट को, जो इतने पढ़े लिखे और ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने टॉप भी किया है, अगर वो ब्रेन वॉश करता है, गुमराह कर सकता है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। तो असल में ये था मोहम्मद इरफान, जहां से शुरुआत हुई। उसकी शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि सबसे पहले ये एक बार हॉस्पिटल पहुंचता है एक पेशेंट को लेकर, और पेशेंट को लेकर जो पहुंचता इस डॉक्टर मुजम्मिल के पास। ये यहां उसकी पहली मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर इसने मुजम्मिल का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। अब इसी दौरान में मुजम्मिल के बाद मुजम्मिल का एक और साथी जो MBBS और MD की पढ़ाई के दौरान, क्योंकि सभी ने कश्मीर के अंदर ही MBBS और MD किया, तो उसके बाद इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर आदिल अहमद राठर से। अच्छा। अब आदिल अहमद राठर से मुजम्मिल, मतलब इरफान का मुजम्मिल से हुआ कांटेक्ट, ये है सीक्वेंस। मुजम्मिल का हुआ आदिल से। हाँ। अब इसके बाद ये दोनों कश्मीर में MBBS और MD करने के बाद नौकरी शुरू कर रहे थे। अच्छा। इसी दौरान में अब MBBS में दाखिला होता है मोहम्मद नबी का। मतलब जो जिसने ब्लास्ट किया, हाँ, उससे तीसरे लेवल पर हुई है मुलाकात। हाँ, तो यहाँ मोहम्मद नबी भी वहीं से पढ़ता उमर। ये सभी GMC है श्रीनगर का, और अनंतनाग में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हाँ, फिर वहां पे इन लोगों ने पढ़ाई की, फिर उसके बाद इसने भी पढ़ाई की। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तीनों सब नौकरी कर रहे हैं, MBBS MD सब कर लिया। अब पहला शख्स होता है मुजम्मिल, जो कश्मीर छोड़ देता है और ये पहुंचता है फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी। अच्छा। इसके पीछे पीछे फिर कश्मीर घाटी छोड़ने वाला दूसरा शख्स है आदिल अहमद राठर, लेकिन ये अल फलाह नहीं पहुंचता, ये पहुंचता है सहारनपुर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां जॉब करता है। इन दोनों के बाद तीसरा शख्स है मोहम्मद उमर। ये कश्मीर छोड़कर ये भी अल फलाह पहुंचता है, जहां मुजम्मिल पहले पहुंच चुका था। तो अब कश्मीर से 3 डॉक्टर निकले
2 पहुंचे अल्फला, 1 पहुंचा सहारनपुर। अब इसी बीच में एक चौथी डॉक्टर आती है, डॉक्टर शाहीन। इसका कश्मीर से कोई संबंध नहीं, ये लखनऊ की रहने वाली, इसने प्रयागराज से MBBS की पढ़ाई की, CPMT की टॉपर भी रही है ये, वो जो मेडिकल एग्जाम होता है। फिर इसकी शादी होती है, लेकिन रहती है यूपी में ही। फिर अचानक ये आती है मुजम्मिल के कॉन्टेक्ट में, ये भी यूपी में नौकरी छोड़ देती है और ये भी पहुंच जाती है कहाँ, अल्फला। तो अब कश्मीर घाटी से 2, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, ये निकलते हैं, ये सहारनपुर, ये पहुंचता है अल्फला। ये भी कश्मीर से छोड़कर अल्फला मुजम्मिल के साथ, ये भी यूपी छोड़कर अब अल्फला मुजम्मिल के साथ। तो अब अल्फला में 3 है टीम, एक मॉड्यूल की, डॉक्टर शाहीन, मोहम्मद नबी और मुजम्मिल। चौथा सहारनपुर में है, लेकिन ये सब आपस में संपर्क में है। और इनका काम, मतलब ये जो अभी अमोनियम नाइट्रेट कलेक्ट करने का था, ये तो जुलाई अगस्त से शुरू हो चुका था। और जुलाई अगस्त से जब इन्होंने खरीदना शुरू किया तो इन्हें पता था कि एक मुश्त खरीदने में शक जा सकता है। इन्होंने गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, वहां के अलग अलग मार्केट से इसको खरीदना शुरू किया। अच्छा, ये बड़ा आसान है, 100-200 रुपए किलो मिलता है अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि आप किसान यूज करता है खेती में, या आपको खदान में पत्थर को उड़ाना है एक तय जगह पर, तो उसके लिए आप अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हो। कोई भी आदमी, हमारे यहाँ जब मुंबई ब्लास्ट में, इसके अलावा बेकरी एक जो है पुणे में जो यूज हुआ था, जर्मन बेकरी में, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में भी यूज हुआ था, हालांकि RDX भी उसमें साथ था। तो ये अमोनियम नाइट्रेट बड़ा इजी है, एक तो खरीदना, संभाल के रखना, और दूसरा इसका बॉम्ब बनाना। खरीदने के लिए एक कानून जरूर बना हुआ था कि आप जिसको भी बेचोगे उसका आधार कार्ड लेंगे आप, और आधार कार्ड लेके आप दे दें। अब दुकानदार कौन इतना रखता है कि ये 15 किलो ले रहा है, 10 किलो ले रहा है, 25 किलो ले रहा है। अब इन्होंने अगर 25 किलो, 20 किलो, अलग अलग लोग नूह से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से खरीद रहे हैं, कौन इतना ध्यान दे रहा है? दुकानदार को बेचने से मतलब है। और करते 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 इन्होंने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर लिया। और जरूरी है अब कि मतलब उस रेडिकलाइजेशन को भी टारगेट किया जाए, डी रेडिकलाइजेशन के लिए। ये सब कायदे से तो मोहरे हैं, मिडिल क्लास, बल्कि गरीब घर से सब आए। MBBS या MD करना इनकी फैमिली के लिए बड़ी बात थी कि चलो अब परिवार का अच्छे से गुजर बसर होगा। लेकिन इतने पढ़े लिखे लोगों को अगर तीसरी क्लास जैसा शख्स, और पढ़े लिखे लोगों को अगर ये ब्रेन वॉश करता है, रेडिकलाइज करता है, तो उससे भी खतरनाक ये है कि जब ये लोग हो गए तो अब आगे अगर ये करते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर है, वो भी MBBS MD है ना, तो फिर ये ज्यादा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है डॉक्टर साहब कह रहे हैं इतने पढ़े लिखे हैं। तो फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी आसानी से आप गुमराह कर सकते हो, इनसे तो समझ में आता है, ये लोग और इस चेन को लंबी ले जा सकते हैं। नई पीढ़ी के शहरों में रहने वाले, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले नौजवान किस तरीके से आतंक के रास्ते पर चल निकलते हैं, ये सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस समय चिंता का सबब है। आज के आतंकी लेटेस्ट हथियारों से लेकर लैपटॉप तक चलाना जानते हैं, रासायनिक फॉर्मूले समझते हैं और सोशल मीडिया की भाषा में नैरेटिव गढ़ना भी जानते हैं। सवाल यह है कि पढ़े लिखे नौजवान आतंकवाद की तरफ क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और किस तरीके से इस पूरी साजिश को तोड़ना होगा। लाल किला ब्लास्ट कोई पहला हमला नहीं है जहां पढ़े लिखे आतंकियों का इस्तेमाल हुआ हो। रियाज भटकल और यासीन भटकल दोनों भाई इंजीनियर थे और IIM संस्थापक। सुभान कुरैशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2008 ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। जलील अंसारी डॉक्टर, देश में कई सिलसिलेवार धमाके किए। अफजल गुरु DU ग्रेजुएट, 2001 के संसद हमला। सादिक शेख टेक्नीशियन, लश्कर तैयबा से ट्रेनिंग लिया। 2002 में कोलकाता में अमेरिकन सेंटर पर हमला, 2005 में वाराणसी में बम लगाने और 2008 में IIM विस्फोटकों में संलिप्त। शहनवाज आलम डॉक्टर, मुंबई, वाराणसी, दिल्ली ब्लास्ट। मंसूर पीर भाई इंजीनियर, अहमदाबाद ब्लास्ट में शामिल। मनन वानी PhD स्कॉलर, हिजबुल आतंकी। रियाज नाइकू मैथ्स टीचर, हिजबुल कमांडर। रफी भट्ट प्रोफेसर, हिजबुल आतंकी। जुनैद सेहराई MBA, हिजबुल आतंकी। आरिफ मजीद इंजीनियर, ISIS आतंकी। इन डॉक्टरों की 4-4 लाख रुपया इनकी तनख्वाह थी, अच्छे भले वेल सेटल्ड थे, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने MD MS किया हुआ और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसके बाद भी इस तरह जिहाद की तरफ इनको लाना, ये दिखाता है कि किस तरह की रेडिकलाइजेशन हो रही है। क्योंकि एक डॉक्टर एक साइंटिस्ट होता है, रैशनल माइंड होता है,
उसको इस हद तक रेडिकलाइज करना कि वो अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो जाए, अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को सुइसाइड बॉम्बर बनाने के लिए, तो ये दिखाता है कि किस तरह से, किस लेवल का रेडिकलाइजेशन हमारे देश में हो रहा है। दरअसल ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी भर्ती रणनीति है। कई हालिया रिसर्च और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि आतंकी संगठन अब टैलेंट स्पॉटिंग कर रहे हैं, यानी पढ़े लिखे टेक्निकल स्किल वाले लोगों को पहचान कर आतंकी संगठनों से जोड़ना। रेडिकलाइज यूथ हो रहे हैं। यूथ तो पहले भी हो रहे थे और उनको बोला करते थे कि इनके पास में कोई जॉब्स नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इसके कारण ये बरगला गए हैं और ये मजबूरन इसके बीच में आ जाते हैं। लेकिन इस किस्म में आजकल की जो ये देख रहे हैं आप, इसका मतलब जो ये रेडिकलाइजेशन है, फंडामेंटलिज्म जो आ रही है, ये इन बहुत लोगों के यूथ के बीच में आ रही है जो समझते हैं कि जो जिहाद है वो हमारी पैसों से ऊपर है और वो जिहाद जिसके कारण कि हम जो करना चाहते हैं तो ये हमें एक अलग तरीके की तरफ से ले जा रहा है जो कि पहले वाली जैसी जिहाद होती थी। एक वक्त था जब आतंक सिर्फ बंदूक और गोला बारूद तक सीमित था। अब इसमें आ गए हैं केमिकल इंजीनियर, IT एक्सपर्ट, डॉक्टर और ग्रेजुएट तक, क्योंकि आज की जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि सोशल मीडिया और दिमाग के भीतर भी लड़ी जा रही है। इन पढ़े लिखे युवाओं से आतंकी संगठनों को दो बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, टेक्निकल एक्सपर्टीज, रसायन, कोडिंग, हैकिंग या ड्रोन जैसी तकनीकें इनके काम को और खतरनाक बनाती हैं। दूसरा, नैरेटिव कंट्रोल, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही दुनिया के सामने संगठन को वैचारिक आंदोलन की तरह पेश कर पाते हैं। वो अंग्रेजी बोलते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं और आतंक को न्याय की लड़ाई बनाकर बेचते हैं। गुजरात का जो एक डॉक्टर था जो चाइना से ट्रेंड था, है ना, और वो गुजरात में आईसिस से लिंक्ड पाया गया और उसको वहाँ के ATS ने अरेस्ट किया। वो बेसिकली अपनी साइंटिफिक नॉलेज टेररिज्म में ला रहा था। इस तरह बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स के केमिकल इंजीनियर है, तो उसको बम बनाना, जो न्यूक्लियर एनर्जी के होंगे, जो इस तरह के जो साइंटिफिक स्ट्रीम से आते हैं, वो अपनी स्ट्रीम की नॉलेज जो है वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो जब पढ़ा लिखा आदमी टेररिज्म में आता है वो ज्यादा डेंजरस बनता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अगर किसी को ये महसूस करवा दिया जाए कि उसकी पहचान, उसका धर्म या उसका समाज खतरे में है, तो वही दिमाग उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है और यहीं से शुरू होता है रेडिकलाइजेशन, यानी आतंक की तरफ बढ़ते कदम। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसे के लिए ही आगे बढ़ते हैं, वो मशहूर होने के लिए और एक बड़ा काम करने के लिए भी मशहूर होना चाहते हैं। तो ऐसे भी इंड्यूसमेंट होती है जब वो समझते हैं कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए या मैं अपने कुंबे के लिए या अपनी ये जो उनके जान पहचान के लोग हैं वहाँ पर धर्म की वजह से या किसी और की वजह से मैं एक लीडर बन सकता हूँ, मैं एक बड़ा काम कर सकता हूँ। तो जब वो कन्विंस हो जाते हैं इस बात में, तो ये काफ़ी नहीं है कि लोग सिर्फ काम पैसे के लिए करते हैं या बिकॉज उनको फुसला दिया जाता है। ये लोग सोच समझ कर अपने आप को और बड़ा करने के लिए, अपने मशहूरियत के लिए करते हैं। यही वजह है कि अब आतंकियों की भर्ती अपने पारंपरिक तरीकों से हटकर सिर्फ मस्जिद या मैदान में नहीं हो रही, बल्कि ये भर्ती अब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, ऑनलाइन चैट ग्रुप और साइबर वर्ल्ड में हो रही है। यूनिवर्सिटी के लड़के, सिर्फ मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे 1971 वॉर से पहले हमने ढाका की यूनिवर्सिटी को देखा, जिस तरीके से वो लोग सारे के सारे आई वोंट से इंडोक्ट्रिनेशन हुए, लेकिन आज़ादी के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये कॉलेजों के बीच में तो ये हमेशा होता रहा है। आजकल जो मूवमेंट चल रही हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो वो अभी आप अपनी JNU को ही देख लीजिए, उसमें कुछ साल पहले जब एजुटेशन शुरू हुए तो उनमें से ही लोग थे जो कहते हैं कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसे ऐसे है। तो
ऐसी जगह के ऊपर यूनिवर्सिटीज वगैरह में तो पहले भी हो रहा है और अब भी हो रहा है। कई देशों में अब यूनिवर्सिटी स्तर पर डिजिटल डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किए जा चुके हैं, जहां छात्रों को सिखाया जा रहा है कि कौन सी सोच आपको एक्सट्रीम दिशा में धकेल रही है, क्योंकि नई जंग अब इंटरनेट की दुनिया में है, जहां विचार ही हथियार है। व्हाइट कॉलर टेरर का शिकार दुनिया कई बार हुई है। हायर एजुकेशन और आलीशान जिंदगी बिता सकने वाले लोगों ने आतंकवादी बनना मंजूर किया। अल कायदा चीफ इंजीनियर था। उसामा बिन लादेन की शिक्षा किसी आम जगह से नहीं हुई थी। डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल उमर सईद शेख ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, लेकिन आतंकवाद के रास्ते पर चलने के लिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। चाहे 2005 के लंदन ब्लास्ट हो, 9/11 के एरोनॉटिकल स्टूडेंट्स, आईसिस के यूरोपीय इंजीनियर्स, श्रीलंका के बिजनेस ग्रेजुएट्स या भारत के ये आतंकवादी, लंबी फहरिस्त है प्रोफेशनल्स के आतंकवादी बनने की। दुनिया भर में एक नया ट्रेंड साफ दिख रहा है। अब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जैसे प्रोफेशन से जुड़े लोग सीधे आतंक का रास्ता चुन रहे हैं। आतंकवाद की नई फैक्ट्री अब पहाड़ों और रेगिस्तानों में नहीं, बल्कि क्लासरूम, लैपटॉप और डिजिटल एप्स के जरिए चल रही है। लेकिन इस ट्रेंड की शुरुआत होती है अफगानिस्तान की पहाड़ियों से। अल-कायदा चीफ अयमन अल जवाहिरी MBBS डॉक्टर था। उसामा बिन लादेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएट, अबू बकर अल बगदादी PhD स्कॉलर, हाफिज सईद इस्लामिक स्टडीज का प्रोफेसर, तहव्वुर राणा आर्मी डॉक्टर, फैसल शहजाद MBA ग्रेजुएट। ये सभी एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर आतंक को चुना। पहले आतंकी लीडरशिप ही शिक्षित होती थी, जिनका काम प्लानिंग तक सीमित था। लेकिन दिल्ली लाल किला ब्लास्ट ने भारत को बताया है कि अब डॉक्टर तक सुसाइड अटैक को अंजाम दे रहे हैं। पहले जो आतंकी होते थे वो एक गरीब वाले होते थे, जिनको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज होते थे, जिनको वो लगता था क्योंकि वो मर्सनरी, एक तो उनके दिमाग को रेडिकलाइज करने के लिए, जिहाद के लिए करने के लिए बहुत आसान होता था, क्योंकि अनपढ़ थे या कम पढ़े हुए लोग थे। लेकिन आज की जो यूथ है उनके पास में दिमाग भी है, उनके पास में नेटवर्किंग भी है, उनके पास में टेक्नोलॉजी भी है, और वो सारे लोग जो हैं जब वो लोग अगर रेडिकलाइज हो रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जो प्रोफेशनल्स का, जो पढ़े लिखे लोगों का, तो उस चीज को हमको अभी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो छोटे मोटे लोग हैं वो लोग तो मार के, फटाका चला के या गोली चला के या एक एक्ट करके चले जाते हैं। ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे और साथ में इसको और फैलाते जाएंगे। डैनियल पर्ल मर्डर एक ऐसा केस जिसमें शामिल आतंकी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा था। उमर सईद शेख ने जिहाद के लिए वेस्ट का जीवन छोड़ा। 9/11 हमले में शामिल मोहम्मद अता का जीवन भी अलग अलग पश्चिमी देशों में बीत रहा था। जर्मनी और कायरो से उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन जिहाद के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला प्लान किया। लंदन ब्लास्ट 2005। मोहम्मद सिद्दीक खान ब्रिटेन में जन्मा, बिजनेस स्टडीज से ग्रेजुएट, कॉलेज में कम्युनिटी वर्कर, लेकिन बन गया लंदन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। आईसिस के यूरोपीय मॉड्यूल को देखिए, इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, डिजिटल प्रोपेगेंडा देखकर सीरिया पहुंचने वाले पढ़े लिखे युवा। श्रीलंका ईस्टर ब्लास्ट, अटैकर्स में से कई व्यापारी परिवारों के पढ़े लिखे लड़के, जिन्होंने ऑनलाइन कट्टरपंथ से खुद को बदल लिया। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त आतंकियों की बड़े पैमाने पर भर्ती इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के दौर में हुई। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक रियाज और यासीन भटकल दोनों इंजीनियर थे। इसी तरह सिमी ने कॉलेज जाने वाले लड़कों को टारगेट किया। मुजाहिदीन और सिमी जो था वो पहले पूरे भारत में एक स्टूडेंट विंग था, इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट्स है ना, सिमी। तो इंडियन मुजाहिदीन फिर उसी से बनाया। तो ये जो तंजीमें थी ये बेसिकली बाहर से फंडेड थी, बाहर से स्पॉन्सर थी। इनका एम था भारत को इस्लामिक देश बनाना, भारत को 2047 तक हमें PFI भी इन्हीं का सक्सेसर है। आप जानते हो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो ज़्यादातर केरला और साउथ इंडिया में बेस्ड है, वो भी इन्हीं से निकले हुए। उनका भी प्लान यही था कि 2047 तक हमें भारत को इस्लामिक देश बनाना है।
साफ है, डिग्री और प्रोफेशन आतंकवाद में कोई रोक या बाधा नहीं, बल्कि कई मामलों में कट्टरपंथ की ऑक्सीजन बन गए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी और टेलर एंड फ्रांसिस की स्टडी बताती है कि सोशल आइसोलेशन, ऑनलाइन नेटवर्क और मानसिक कमजोरी युवाओं को एक ऐसे मानसिक चैम्बर में धकेलते हैं जहां बार बार वही बातें सुनकर इंसान की मान्यताएं और पक्की हो जाएं और यहां उसके विचारों को विपरीत और अलग विचारों से सामना नहीं होता है। लेकिन चुनौती बड़ी है क्योंकि जिहाद अब जंगलों में नहीं, चैट रूम्स और डिजिटल वॉलेट में पल रहा है। यही आतंकी नेटवर्क का नया कॉम्बिनेशन है और जब पाकिस्तान की जमीन इन गुटों को जगह देती रहेगी, भारत को हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा, जमीन पर भी और ऑनलाइन भी। जब खतरा डिजिटल हो तो लड़ाई भी डिजिटल हो जाती है। एनआईए, आईबी से लेकर इंटरपोल तक दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कई स्लीपर सेल्स को साइबर सर्वेलांस और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए पकड़ा है। आज की जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। भारत के साथ साथ दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां स्लीपर सेल्स को पकड़ने का नया हथियार इस्तेमाल कर रही हैं, साइबर सर्वेलेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग। अभी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ना सिर्फ एक दूसरे से मिलाप करने का, और उसके अलावा आप लोग बातचीत कर सकते हैं विदाउट एनीबडी एल्स लिसनिंग टू यू नो। सो पकड़े जाने के भी वो कोई, अगर आप कोई खतरनाक चीज करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पकड़े जाओगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी है, सो टेक्नोलॉजी का तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है एंड दैट फैसिलिटेट्स दिस काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट। देश की सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर तैनात जवानों से नहीं होती, इसके पीछे काम करता है एक विशाल और बेहद जटिल इंटेलिजेंस नेटवर्क। देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास। आईबी घुसपैठ, आंतरिक खतरे और काउंटर इंटेलिजेंस पर काम करती है। मतलब देश के अंदर आतंकवाद, रेडिकलाइजेशन और जासूसी जैसे खतरों को रोकने की पहली लाइन है यही एजेंसी। इसके बाद आता है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की वो खुफिया एजेंसी है जो सीमा पार आतंकी नेटवर्क, पड़ोसी देशों की गतिविधियों और राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर नजर रखती है। विदेशों में भारत की आंख और कान यही एजेंसी है। इसी नेटवर्क को डेटा की शक्ति देती है नेटग्रिड। ये 21 बड़े सरकारी डेटाबेस को आपस में जोड़कर अधिकृत एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। डिजिटल फुटप्रिंट इस तरह होता है जैसे मैंने जो देखा अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, तो उसके निशान रह जाते हैं। कहते हैं ना, हर एक क्राइम का फुटप्रिंट रह जाता है, तो वो उसको ट्रैक डाउन करके बाद में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो फिर इसको वो करती हैं, उसी से ट्रैक डाउन करती हैं बहुत सारे जो भी इस तरह का डाउनलोड कर रहा हो या साइबर एक्सेस कर रहा हो। लेकिन इन सभी एजेंसियों को एक धागे में पिरोने का काम कौन करता है? भारत की सुरक्षा ढांचे का दिमाग कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट को। ये एनएसए के तहत काम करता है और देश की सुरक्षा रणनीति बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। यही संस्था रक्षा, खुफिया और कूटनीति तीनों को एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तय करती है। इसी कड़ी में आता है मल्टी एजेंसी सेंटर, जो आईबी के तहत एक रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। केंद्र और राज्यों की सभी एजेंसियों को जोड़कर खतरे की पहचान और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करता है। तकनीकी खुफिया की दुनिया में काम करता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ। ये एजेंसी सैटेलाइट, साइबर और सिग्नल मॉनिटरिंग के जरिए हाईटेक इंटेलिजेंस जुटाती है। सैन्य मोर्चे पर जल, थल और वायुसेना की इंटेलिजेंस को एक सूत्र में जोड़ती है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी मिशन के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस का रियल टाइम उपयोग सुनिश्चित करना इसका मुख्य काम है। ये लड़ाई केवल जमीन पर नहीं, डेटा के बल पर साइबर वर्ल्ड में लड़ी जा रही है। कौन फंड भेज रहा है, कौन यात्रा प्लान कर रहा है,
कौन वीडियो एडिट कर रहा है, सब कुछ डिजिटल एनालिटिक्स बता देता है।